हेलो बच्चों, क्लास 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर आसाम बोर्ड। डे 3 के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ दो बातें लिखी गई हैं, इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू द डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जब भी हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन की, तब हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि अलग अलग समय पर, है ना, अलग अलग समय पर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में क्या क्या जो है एडवांसमेंट आया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है। ठीक है, जैसे मोबाइल में भी हम लोग जनरेशन के बारे में बात करते हैं, 3G, है ना, थर्ड जनरेशन मोबाइल, 4G, 5G। तो हर बार क्या होता था कि जैसे जैसे जनरेशन हमारा आगे बढ़ता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता चला जाता है। तो सेम चीज हमारा कंप्यूटर के साथ भी है। Generation of computers is often used in relation to the hardware of computers। जब भी हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बात करते हैं तो प्रायः इसको हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर से जोड़ करके देखते हैं कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसमें क्या क्या जो है चेंजेस आ रहे हैं, उसके टेक्नोलॉजी में क्या क्या सुधार हो रहा है। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली हम लोग इस चीज को ही देखते हैं। With each new generation of computers, the circuitry becomes smaller and more advanced than that used in the previous generation। जब भी कोई नया जनरेशन आता है कंप्यूटर का, तो वो अपने पुराने जनरेशन्स के मुकाबले उसका जो सर्किटरी होता है वो छोटा होता चला गया है, और उसके सर्किटरी जो है, उसके जो सर्किट्स हैं वो ज़्यादा एडवांस होते चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्किटरी का बेसिकली मतलब आप ये समझ सकते हैं, उसमें लगा हुआ प्रोसेसर। ठीक है, तो जैसे जैसे नया नया जनरेशन आता है कंप्यूटर का, वैसे वैसे उसके सर्किटरी ज़्यादा छोटा होता चला जाता है, उसका साइज जो है छोटा चला होता चला जाता है, और उसमें जो है उसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर कंप्यूटर का जो सबसे पहला जनरेशन है उसको माना गया है 1939 से 1954 तक। क्या खास बातें थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, वो देख लेते हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर स्टोरेज। कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन था उसमें सर्किटरी यानी कि प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, और कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था। अभी चीज़ें काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं तो आप इसको जो है जान तो नहीं पाओगे, लेकिन चूंकि आप एक तरह से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो जानकारी रख लीजिए कि हाँ, अभी जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रोसेसर यूज होता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसर की बजाय वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा पॉइंट है, साइज ऑफ दिस कंप्यूटर्स वेयर एज लार्ज एज द साइज ऑफ अ रूम। उस जमाने में यानी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो एक रूम के बराबर उसका साइज होता था, एक कमरे के बराबर उसका साइज होता था। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर वेरी एक्सपेंसिव एंड यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस। फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे वे काफी ज्यादा महंगे कंप्यूटर थे, और उसका इस्तेमाल केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता था। इट यूजेज मशीन लैंग्वेज। उस समय फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी उस कंप्यूटर की भाषा का नाम था मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट बताया गया है कि इनपुट वाज फेड यूजिंग पंच कार्ड्स एंड आउटपुट वाज जनरेटेड एज प्रिंट आउट्स। इनपुट करने के लिए उस समय पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे अभी हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं इनपुट के लिए, तो उस जमाने में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। और आउटपुट जो है उस जमाने में प्रिंट आउट्स के जरिए हम लोग को मिलता था। नाउ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। इसका जो ड्यूरेशन था वो 1955 से लेकर के 1964 तक था। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को हटा करके ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर्स वेयर हाईली रिलायबल कंपेयर टू ट्यूब्स। जो ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में ज़्यादा रिलायबल थे, ज़्यादा जो है टिकाऊ थे। मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स वेयर द मेन सेकेंडरी स्टोरेज इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप ये मुख्य सेकेंडरी स्टोरेज हुआ करते थे।
जैसे अभी हम लोग हार्ड डिस्क का नाम लेते हैं, है ना, उसी तरीके से मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स ये इस्तेमाल किया जाता था एज अ सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। द असेंबली लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड एंड सम हाई लेवल लैंग्वेजेस आर आल्सो डेवलप्ड। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर का जो भाषा इस्तेमाल होता था वो था असेंबली लेवल लैंग्वेज, और उसी दौरान हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हो रहे थे। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर, रिलायबल, लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में इन कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा छोटा था, ये रिलायबल थे, है ना, उसकी तुलना में ये रिलायबल थे, मतलब विश्वसनीय थे, टिकाऊ थे, और लेस एक्सपेंसिव और उससे थोड़े सस्ते थे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जनरेशन। ड्यूरेशन यानी समय अवधि माना गया है 1965 से लेकर 1975 तक। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर्स विथ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज आईसी, ठीक है, या चिप्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा। These computers were powerful, more reliable, relatively less expensive and faster। यानी सेकेंड जनरेशन की तुलना में ये ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा रिलायबल था, लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, थोड़ा सस्ता था, और फास्ट था। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। नाउ कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन, इसे माना गया है 1976 से लेकर के प्रेजेंट तक। इस समय फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता था। माइक्रो प्रोसेसर वही जो कि आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा हुआ है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड। फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा। आईबीएम का पर्सनल कंप्यूटर और एप्पल का मैकिन्टोश ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। ये ज्यादा पावरफुल थे, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट थे, ठीक है, यानी कंप्यूटर का साइज काफी छोटा, ज्यादा रिलायबल थे और अफोर्डेबल थे। अफोर्डेबल का मतलब बेसिकली ये होता है कि हर कोई अब कंप्यूटर लगभग ले सकता था। पहले बहुत महंगा हुआ करता था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर काफी सस्ता हो गया। इसके अलावा बताया गया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई मेड कंप्यूटर मोर यूजर फ्रेंडली। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसके आ जाने से हमारा जो यूजर है वो कंप्यूटर को, है ना, बड़े आसानी से इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब बेसिकली ये होता है ग्राफिक्स, ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में आइकन नजर आता है, ठीक है, प्रोग्राम्स आइकन नजर आता है, ऐप का आइकन नजर आता है, कंप्यूटर में भी जो है आइकन नजर आता है, ये ही कहलाता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें ग्राफिक्स हो। बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन का। प्रेजेंट और आज से, है ना, आज या आज से आगे का जो समय है वो कंप्यूटर का फिफ्थ जनरेशन है। दीज आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस पर बेस्ड हैं, किस पे आधारित हैं, तो एआई पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अच्छा, एआई क्या होता है? एआई इज एन इमर्जिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में उभरता हुआ एक ब्रांच है एआई। फिफ्थ जनरेशन में parallel processing and superconductor technology have made AI a reality। कहने का मतलब है कि पैरेलल प्रोसेसिंग जैसा चीज और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी ये आ जाने से जो हमारा एआई है वो हम लोगों को काफी रियल चीज फील कराने लगा है। पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स मेनी प्रोसेसर ग्रुप्ड टुगेदर एंड वर्क। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसर जो है एक साथ जो है लाए जाते हैं और एक साथ ला करके उनसे काम कराया जाता है। यूजिंग सुपर कंडक्टर फास्टर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करने से जो डेटा का ट्रांसफर हम लोग का होता है ना, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, या कंप्यूटर के अंदर ही अगर डेटा का आना जाना होता है अलग अलग पार्ट्स के बीच में, तो ये काफी फास्ट होता है सुपर कंडक्टर की वजह से। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टिल इन डेवलपमेंट। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स अब भी डेवलपमेंट के दौर से गुजर रहा है, अभी भी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये देखिए, आप एग्जाम में यूजेस लिखने के लिए बहुत आता नहीं है, इसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, तो मैंने केवल पॉइंट बता दिया है। कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशन में होता है, आप देखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, है ना, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। होम, घर पर भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं।
मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, बिजनेस में होता है, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, बैंक और फिनेंस है ना, वहाँ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, रिजर्वेशन जैसे कि ऑनलाइन टिकट बुक करना वगैरह हो गया, ठीक है, एयरलाइन का हो गया या फिर रेलवे टिकट रिजर्वेशन, ये कंप्यूटर की मदद से होते हैं। साइंस और इंजीनियरिंग में जो है आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, और मिलिट्री में, ठीक है, सेना में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स का। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, मैंने जो चीज़ें बताई यहाँ पर आपके बुक में जो चीज़ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताया है मैंने, ठीक है, बुक से अलग मैंने कुछ बताया नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि डज नॉट हैव पावर टू टेक डिसीजन ऑन देयर ऑन, ठीक है, कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। कंप्यूटर आर प्रोग्राम टू कंप्लीट ईच एंड एवरी टास्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्ड होते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला होता है, ठीक है, और प्रोग्राम के अनुसार ही वो किसी काम को करता है। अगर कंप्यूटर में अगर कोई कंप्यूटर कोई डिसीजन लेता भी है तो उसमें जो प्रोग्राम डाला गया है उसके अनुसार डिसीजन लेता है, खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता है। तो सब कुछ कंप्यूटर किस पे डिपेंड होता है? प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पर प्रोग्राम का मतलब आप समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है उस सॉफ्टवेयर का जो कैपेबिलिटी होगा कंप्यूटर केवल वही काम करेगा, उससे हटकर कोई कोई काम नहीं करेगा। तो कभी कभी लिखते हैं कंप्यूटर के बारे में, इसका नो आईक्यू, इसका कोई आईक्यू नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं नो फीलिंग, है ना, अब इंसान तो है नहीं किसमें फीलिंग होगा, नो फीलिंग, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग का जो है कंप्यूटर का लिमिटेशंस है। तो बच्चों ये था लेक्चर नंबर 3 यही हम लोग का समाप्त होता है। अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।